अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों वहां पर हलचल काफी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है। उसके लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। यूपी सरकार और जिला प्रशासन लगातार तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसमें देश की नामी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और ऐसे में वहां पर तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी यहां से भुनाने की कोशिश करेगी? इसी पर देश की हकीकत में हमारे खास प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से यहाँ अयोध्या में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले हमने देखा कि कई बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई वहां पर विमानों की, और ये तैयारियों का जायजा लिया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं या फिर अन्य कोई वीवीआईपी जो आ रहे हैं वहां पर इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या देश की हकीकत ये बन चुकी है अब कि धर्म के नाम पर यहाँ से देश की राजनीति का भविष्य तय होगा? देखिए दिनेश, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और ख़ास तौर पर जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए यहाँ राम मंदिर पर फैसला आया था जन्मभूमि पर कि जो पूरी यहाँ पर भूमि है वो राम लला के नाम पर जाएगी और फिर उस पूरी भूमि पर मंदिर का निर्माण होगा। और जिस तरह से मंदिर का निर्माण यहाँ पर कार्य शुरू मुझे लगता है 19 में ही शुरू हो गया था। उसके बाद अब जब राम लला यहाँ पर विराजमान होंगे और उसका जो यहाँ पर कार्यक्रम निकाला गया है वो आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से वो जनवरी जो 22 तारीख है 22 जनवरी 2024 वो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले की है और निश्चित रूप से बीजेपी से भुनाना भी चाहती है, जो कहीं ना कहीं केवल बीजेपी के भुनाने की ही बात इसमें नहीं है। इसमें यह भी चीज देखी जा रही है कि राम मंदिर अगर हम यहाँ पर कहें, रामलला कहें या यहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा कहे, ये मुझे लगता है कि बीजेपी का आधार रहा है। अब इस बात को नहीं नकार सकती कि जब साल 1980 में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, तो पार्टी का जो मुख्य एजेंडा था, पार्टी का जो मुख्य मुद्दा था वो राम मंदिर ही रहा था। और यहाँ पर इसी के चलते कहीं ना कहीं पार्टी आज इस स्तर पर पहुंच पाई है 2023 में। जिस तरह से कई राज्यों में सरकारें हैं और 300 से ज्यादा पार्टी के समय सांसद हैं, तो यहाँ पर यही बीजेपी का मुख्य मुद्दा रहा है जिसके आधार पर आज पार्टी यहाँ पर आई है और यही मुझे लगता है 2024 में भी रहने वाला है। बिल्कुल। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मामला हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उस पूरे कार सेवकों के उस पूरे संगठन को एक तरीके से उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह डिसाइड किया कि वहां पर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो मुस्लिम मुगल आक्रांताओं द्वारा मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर के पक्ष में आया, ट्रस्ट के पक्ष में आया, तो कहीं ना कहीं यहां से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी तमाम उन कार्यक्रमों में कह चुके हैं, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जिस तरीके से हमने अपने एजेंडे में जो चीजें रखी तो उसको हमने पूरा करने का काम किया है। तो यहाँ पर राम मंदिर का जो मुद्दा था ये भी 2019 के वक्त में बीजेपी के एजेंडे में था और चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया था कि हम आने वाले वक्त में राम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का दुरुपयोग करके, क्योंकि संघीय ढांचे को एक तरीके से छेड़छाड़ करना भारत का लोकतंत्र भी, संविधान भी उस चीज की इजाजत नहीं देता, तो क्या यहाँ पर जो है न्यायपालिका को प्रभावित करके बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार अपनी राजनीति को साधना चाहती है? देखिए दिनेश, इसमें 2 चीजें मुझे लगता है आती है। आपने यहाँ पर तमाम चीजों का जिक्र किया, आपने यहाँ पर राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र किया, उस समय यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका का जिक्र किया, मुरली मनोहर जोशी की भूमिका का जिक्र किया। तो यहाँ पर हम वीएचपी की भूमिका को नहीं नकार सकते, यहाँ पर हम अशोक सिंघल की भूमिका को नहीं नकार सकते, यहाँ पर हम उन तमाम कार सेवकों की भूमिका को नहीं नकार सकते जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को आग दी। अब देखिए कि जिस तरह से ये आंदोलन बना था एक देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत में, यहाँ पर कहूंगा तो शायद यहाँ पर उत्तर भारत कहना भी
मुझे लगता है वाजिब होगा कि जिस तरह से उत्तर भारत में मुख्य रूप से राम जन्मभूमि के नाम का जो आंदोलन बना, आंदोलन उठा, उसे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो यहाँ पर आग दी, उसे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो उठाया यहाँ पर बीजेपी की रथ यात्रा ने, जो लाल कृष्ण आडवाणी लेकर के निकले थे। अब ये इस चीज को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। आपने जिक्र यहाँ पर किया कि फैसला जो आया वो कोर्ट से आया, यानी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या कहें कि यहाँ पर जो न्यायपालिका है उस पर केंद्र सरकार, उस पर बीजेपी का दबाव है। आप ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर फैसला लिया गया, फैसला किस आधार पर लिया गया? फैसला यहाँ पर निश्चित रूप से सबूतों के आधार पर लिया गया। सबूत क्या थे? सबूत ये थे कि आप इस बात को नहीं नकार सकते कि जब 90 के दशक में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई, खासतौर पर जहां पुरातत्व विभाग ASI के द्वारा जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई थी, आप यहाँ पर के मोहम्मद के नाम को नहीं नकार सकते। आप उस नाम को नहीं नकार सकते जिसने खुदाई यहाँ पर की, जिसने यहाँ पर ASI की टीम में उस मुस्लिम शख्स को नहीं नकार सकते जिसके कहीं ना कहीं नेतृत्व में ASI की टीम ने खुदाई 90 के दशक में बाबरी विध्वंस के बाद यहां पर की थी। और जो तमाम सबूत मिलते चले गए उसके बाद से के मोहम्मद लगातार ये चीज कहते आए हैं कि जो तमाम सबूत यहां पर मिले थे वो इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहे थे कि यहां पर मंदिर ही हुआ करता था। इसके अलावा 2003 का मैं घटना का जिक्र करूंगा। 2003 में जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वहां सर्वे का यहां पर आदेश दिया था, तो सर्वे के लिए यहां पर 30 दिन का समय दिया गया था यहां पर ASI की टीम को, और 30 दिन के बाद 15 दिन का समय ASI की टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया था। अब आप यहां पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे का निर्देश दिया था, तो उस सर्वे के दौरान भी जब यहाँ ASI की टीम सर्वे कर रही थी, उस दौरान भी 2 जज हमेशा यहाँ पर सर्वे के वक्त पर मौजूद रहे थे। यहाँ पर स्थल पर, यहाँ पर जिस मुख्य रूप से जिस यहाँ पर भूमि पर यहाँ सर्वे ASI के द्वारा किया जा रहा था, उस पर ASI के सर्वे को निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 जज मौजूद थे, और दोनों ही जजों में यहाँ एक मुस्लिम धर्म से आने वाले जज थे, तो एक हिंदू धर्म से आने वाले जज थे, और उनकी निगरानी में सर्वे हुआ। उनसे वहां पर सबूत इकट्ठा किए गए और उन सबूतों को अदालत में पेश किया गया, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, और जिसके बाद आखिरकार फैसला लिया गया। तो यहां पर मुझे लगता है कि यह बात कहना गलत होगा कि जिस तरह से यहां पर राम जन्मभूमि पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, वो कहीं ना कहीं यहां पर सरकार के दबाव में था, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो फैसला है वो सबूतों के आधार पर लाया गया था। बहरहाल तमाम विवादों के बीच और तमाम कानूनी कार्रवाई के बीच यहाँ पर राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्यक्रम जो है वो पूरा होने की कगार पर आ चुका है। हाल ही में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक जो है भारत न्याय जो यात्रा है उसको शुरू करने का ऐलान किया है जो 14 जनवरी से। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा है जिसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भारी पड़ती नजर आएगी और सत्ता में हो सकता है कि कांग्रेस की वापसी यहाँ से होती नजर आए? देखिए दिनेश, मैं इस पूरे जो आपने सवाल मुझे यहाँ पे किया, 2 चीज़ें इसमें जुड़ती नजर आती है। मैं इसमें तीसरी और चीज़ जोड़ करके बताना चाहूँगा कि पिछले साल जिस तरह से राजस्थान में सियासी उथल पुथल चला था, आप ये चीज़ नहीं नकार सकते कि सचिन पायलट को कांग्रेस के द्वारा 2018 में वादा किया गया था कि उन्हें आने वाले वक्त में कांग्रेस राजस्थान की कमान बतौर मुख्यमंत्री सौंपेगी। और जब पार्टी आला कमान ने इस विचार पर मंथन करने का यहाँ पर अपना मन बनाया, तो उस समय अशोक गहलोत ने बगावती सुर अख्तियार कर दिए थे, और उनके विधायकों ने जिस तरह से बगावती सुर अख्तियार की, उसके बाद पार्टी आलाकमान ने पर्यवेक्षकों को भेजा, तो जो सारी यहां पर उथल पुथल राजस्थान में थी, उसने दिखा दिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का विचार कांग्रेस का आलाकमान कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाई। डर था कि सरकार न गिर जाए, विधायक पीछे न हट जाए। अब ये चीज मैं इसलिए यहां पर कह रहा हूं, आपने कहा मुद्दा बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो देखिए हम इस बात को नहीं नकार सकते कि जब 6 दिसंबर यहां पर 1992 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ, तो तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने बीजेपी को उस समय देश के 4 राज्यों में सरकारें थी, तो चारों राज्यों की बीजेपी सरकारों को यहां पर बर्खास्त कर दिया गया था केवल बाबरी विध्वंस के बाद। और इसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी ने राम मंदिर और खासतौर पर बाबरी विध्वंस के लिए पूरा अपना स्टैंड लिया था। आप स्वर्गीय कल्याण सिंह के इस स्टेटमेंट को नहीं नकार सकते जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बाबरी विध्वंस यहां पर कोई कलंक नहीं है देश पर, वो देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। हालांकि ये उनका एक निजी विचार था, लेकिन आप ये देखिए कि 4 सरकारें गंवाने के बाद भी वो इस तरह का बयान दे रहे थे, किस तरह से वो स्टैंड इस पूरी बात को लेकर के कर रहे हैं। और जब एक पार्टी यहां पर अगर चुनावों में 1 साल का वक्त भी रह गया, तब भी अपनी सरकार बचाने के लिए अपने वादों से पार्टियां मुखर सकती है। सचिन पायलट का मैंने इसीलिए यहां पर जिक्र किया। तो देखिए राहुल गांधी अब जो यहां पर भारत न्याय यात्रा लेकर के चले हैं, निश्चित रूप से आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो 14 राज्यों को रोड मैप कांग्रेस ने तैयार किया है, इस पूरे रोड मैप में बिहार भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, यहाँ गुजरात भी आता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान भी आता है, यानी कि वे प्रमुख राज्य भी आते हैं जिनमें कई लोकसभा सीटें। आप देखेंगे कि 14 राज्य हैं, इन 14 राज्यों में 355 लोकसभा सीटें आती है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर की 100 लोकसभा सीटों को कांग्रेस इसके जरिए साधने की कोशिश करने वाली है। लेकिन इस बात को भी आप नहीं नकार सकते कि कांग्रेस जब यहां पर राम जन्मभूमि का आंदोलन था,
उसने बीजेपी को इतना आगे कर दिया कि बीजेपी कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। अब तो देखिए रामलला विराजमान होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के पास बचेगा ही क्या उसको काउंटर करने के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो भारत न्याय यात्रा है वो अब यहाँ रामलला वाले इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए निकाली गई है, जिसके जरिए कांग्रेस 355 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद में जुट गई है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने समझा, इससे तमाम जो चुनावी गुत्थियां जो उलझी हुई है, इनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर सुलझाने की कोशिश करने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को आयोजित होना है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यहां से कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो चुनावी एजेंडा था उसका पूरा करने का जो एक सपना था उनको, और जिस तरीके से देश के लोगों के सामने उसको पेश किया गया था, उसकी कोशिश में सफल होते नजर आ रही है। देश की हकीकत हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।